नमस्कार साथियों, जैसा आपको पता है आज 10 मार्च है और 5 राज्यों के नतीजे आए हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश के चुनाव से नतीजों से क्या सीख मिलती है, भविष्य के राजनेता क्या सीख सकते हैं और इसकी थोड़ी सी राजनीतिक समीक्षा करेंगे कि इन नतीजों के क्या मायने हैं। मोटे मोटे तौर पर देखें तो 260 से ज़्यादा सीटें बीजेपी जीत रही है और जो वाकई रिमार्केबल है, अनएक्सपेक्टेड है। मैं पर्सनली भी कहूँ कि मुझे भी एक्सपेक्ट नहीं था। मेरा अंदाज़ा था कि 210 से 225 के बीच में सीटें रहनी चाहिए, कम से कम 100 सीटों का नुकसान होना चाहिए था बीजेपी को। वो उन्होंने नुकसान को कम किया है, उतना नुकसान नहीं हुआ। समाजवादी का मेरा आंकलन था कि 170-75 के आसपास रहनी चाहिए, वहाँ 50 सीटें वो कम हैं। 135 के आसपास है तो 40-50 सीटों की वहाँ कमी है। वही जो भारतीय जनता पार्टी की शायद 40 से 50 सीटें ज़्यादा हैं मेरे आंकलन के हिसाब से। लेकिन इसके राजनीतिक मायने क्या हैं और क्या सीख सकते हैं और क्या क्या है इसमें देखने के लिए, ऐसे नतीजे क्यों आए, इसकी थोड़ी सी राजनीतिक समीक्षा करते हैं। वैसे तो सभी चैनल्स पे आप सुन रहे होंगे क्या कारण रहे, ध्रुवीकरण की कोशिश की गई, वो नहीं हुआ, उसके बाद भी चुनाव में इतना फेवरेबल चुनाव रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा डिबेट में, लेकिन मैं मोटे मोटे तौर पर कुछ चीज़ें बताऊंगा जो शायद सभी को सीखने के लिए हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो इसमें से सीखने को मिलती है कि यदि आपकी मशीनरी स्ट्रांग हो और आपका मैसेंजर स्ट्रांग हो तो आप मैसेज को बहुत डीपली पहुंचा सकते हैं और जनता के दिल तक आपका संदेश पहुंच सकता है, एक एक बूथ, एक एक व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। और इस मामले में हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मैसेंजर स्टेट में योगी आदित्यनाथ जी के रूप में और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के रूप में बहुत स्ट्रांग है, और मशीनरी तो बहुत स्ट्रांग है ही, बूथ पर बहुत मजबूत टीम उनके पास है, इसलिए वो मैन टू मैन मार्किंग में उन्हें महारत है। तो ये चुनाव मुझे लगता है कि मैन टू मैन मार्किंग की एक जीत है। भारतीय जनता पार्टी ने मैन टू मैन मार्किंग बहुत बढ़िया किया। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो अखिलेश यादव जी या विपक्ष के जो लोग थे, ना तो वो इकट्ठे हो पाए, और अखिलेश यादव जी ने कोशिश भी की कुछ नेताओं को तोड़ने की। तो भारतीय जनता पार्टी को नेताओं को तोड़कर नहीं हराया जा सकता, और पुराने नेता इकट्ठे होकर के भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाएंगे, ये तो साबित हो चुका है। जो बंगाल में हुआ वैसा होता अगर कि वोट सारा ट्रांसफर हो जाता समाजवादी पार्टी को बाकी पार्टियों का, या बाकी पार्टियां करवा देती, तो शायद फर्क पड़ता। यहां क्या हुआ है, यूपी में बीएसपी एक बड़ी पार्टी है, बीएसपी का 10% ज्यादा वोट शेयर गिर जाना और भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ना और समाजवादी का वोट शेयर बढ़ना, भले भारतीय जनता पार्टी का 3-4% बढ़ा, समाजवादी का शायद 8-10% बढ़ा, लेकिन वो वोट ट्रांसफर हो गया। कैसे हो गया ट्रांसफर? और कैडर वो बेस पार्टी का वोट ट्रांसफर जनरली तो नहीं होता है, यानी कि या तो कोई संदेश उनको दिया गया, उसकी आने वाले दिनों में समीक्षा करेंगे तो पता चलेगा कि आखिर इतना वोट ट्रांसफर कैसे हुआ। दूसरा, कांग्रेस की रैलियों में भी बहुत भीड़ आ रही थी, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाए। और अभी जब एक एक सीट का आंकलन करेंगे तो देखेंगे कहां कहां कांग्रेस ने डेंट पहुंचाया है समाजवादी पार्टी को। लेकिन आज हम राजनीतिक समीक्षा करते हैं, तो पहली चीज, तो पहला मैसेज ये मिलता है कि मैसेंजर और मशीनरी बहुत स्ट्रांग होगी तो आपका मैसेज बढ़िया डिलीवर हो जाएगा। दूसरी चीज, केवल विकास के मुद्दे पर या केवल डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए तो चुनाव अच्छी फाइट दी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अच्छा परफॉर्म किया, जैसे मैंने कहा एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा किया, लेकिन समाजवादी ने अपनी टैली को 47 सीट से अगर 135 पर ले आते हैं गठबंधन के साथ, और उनकी अपनी सीटें भी 100 तो हो ही जाएंगी, यानी डबल से ज्यादा सीटें ले आते हैं, तो ये एक अचीवमेंट है और ये बड़ी अचीवमेंट है। जबकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन समाजवादी पार्टी में जनरली उतनी अच्छी नहीं थी, बीजेपी के सरकार में काफ़ी बेहतर रही है उससे। कुछ तबका नाराज़ है, वो तो हमेशा सरकार में जो लोग रहते हैं उनकी एंटी इनकम्बेंसी रहती है, लेकिन कुछ टिकट भी काटे गए। मुझे उम्मीद थी कि 100 से ज़्यादा टिकट काटे जाएंगे, लेकिन कुछ नेता जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर भागने लगे, समाजवादी में चले गए, तो उन्होंने कुछ लोगों के टिकट बचा लिए, और उनमें से जिनके टिकट बच गए उनमें से ज़्यादातर लोग जीत भी गए, और कुछ लोग जो उधर चले गए उनमें से ज़्यादातर लोग हार भी गए, यानी कि वो शायद जनता की नब्ज पकड़ने में कामयाब नहीं हुए। तीसरा संदेश है कि जनता, लोग कहते हैं कि बैलेट को कंट्रोल कर रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, या मशीनरी को कंट्रोल कर, वोटिंग मशीन को कंट्रोल कर रखा है, या उसमें मैनिपुलेशन कर, नहीं, दिमागों को कंट्रोल कर रखा है। वोटर के दिल और दिमाग में भारतीय जनता पार्टी छाई हुई है, उसके मुद्दे छाए हुए हैं, और वो अपना मैसेज बहुत क्लियरली डिलीवर कर पा रही है अपने वोटर्स तक। और उनका जो वोटर है वो आगे अपने सपोर्टर्स डेवलप करने में, वोटर्स को जोड़ने में, जो 2013-14 में अमित शाह जी ने यूपी में काम किया, वो अभी रिजल्ट दे रहा है। भले ही सीटें कम हुई हैं, लेकिन वो रिजल्ट दे रहा है। कई जगह पर इंडिविजुअल कैंडिडेट की परफॉर्मेंस की वजह से भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया है, ये भी एक बड़ा रीजन है। कुछ कैंडिडेट की अपनी छवि बहुत अच्छी थी, भले ही वहां लोग पार्टी से नाराज थे। तीसरा संदेश जो मोटे मोटे तौर पर इसमें से राजनीतिक संदेश निकाला जा सकता है
कि सबसे बड़ा राज्य देश का, अगर वहां अभी भी जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के प्रति और योगी आदित्यनाथ जी के प्रति, या खासकर से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति अगर सिंपैथी है, सपोर्ट है, तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा एज मिलने वाला है। ये संदेश सभी के लिए, जो लोग चुनाव लड़ने वाले हैं वो भी देख लें, वो समझ लें इस बात को कि 2024 में आपको बहुत बड़ी फाइट मिलने वाली है, क्योंकि अभी तो राज्य का चुनाव था तब इतनी परफॉर्मेंस है। जब केंद्र का चुनाव होगा तो मुद्दे बदल जाएंगे और राज्य में सरकार होगी तो फिर उसका भी इंपैक्ट पड़ता है, उस मशीनरी का यूज भी जनरली किया जाता है। चौथी चीज जो इसमें से टेक ऑफ द डे हो सकता है या सीखने को मिल सकता है, आप ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिए। यहां मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, सपोर्टर बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। जो मैं अक्सर बोलता हूं भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि भारतीय जनता पार्टी एक इको चैम्बर में चली जाती है, जहां मीडिया भी वही बोल रहा होता है, कार्यकर्ता भी वही बोल रहा होता है और उन्हें ग्राउंड रियलिटी नहीं पता चल पाती। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के साथ शायद ये हुआ, उनके सिंपैथाइजर, उनके सपोर्टर के साथ ये हुआ कि वो सिर्फ उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं जो उनके सिंपैथाइजर हैं, जो उनके सपोर्टर हैं। वो ये नहीं देख रहे बाकी क्या चल रहा है, वो जनता के बीच में ये नहीं देख रहे कि बाकी किसकी कितनी ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, किसकी बात का रैलियों में भीड़ आना, समर्थन मिल जाना, वो अलग बात है, लेकिन उसको वोट में कन्वर्ट कौन कर पा रहा है? क्या बूथ की टीम स्ट्रांग है? क्या आपकी महिला टीम स्ट्रांग थी? कोई नेता बताइए समाजवादी पार्टी का, कोई महिला नेता ऐसा हो या नेत्री ऐसी हो जो घर घर जा रही हो, महिलाओं से मिल रही हो। महिलाओं के लिए शायद उन्होंने टीम भी नहीं बनाई होगी, वो तो ये मान के चल रहे थे पुरुष जहां पर वोट करेंगे महिला उनके कहने पर कर देगी। बट अब ये 21वीं सदी चल रही है, आज ऐसा नहीं होता। आज बहुत सारी महिला इंडिपेंडेंट है, बहुत सारे युवा इंडिपेंडेंट है, उन्होंने अपनी मर्जी से वोट किया होगा। भले ही आपका वो कैडर बेस वोट आपको लग रहा हो कि आपकी पार्टी का समर्थक है या आपको इनका तो वोट मिल ही जाएगा। एक और पांचवी चीज जो मैं समझता हूं कि ध्रुवीकरण स्टेट लेवल पर तो नहीं हुआ, बट कैंडिडेट लेवल पर कई जगह ध्रुवीकरण हुआ है, जो मुझे दिख रहा है। जैसे अगर हम धार्मिक समीकरण की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने 60 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिए, बीएसपी ने 90 को दिए, और 90 में से भी 60 टिकट बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट को ऐसी सीट पर दिए जहां पर यादव या नॉन मुस्लिम कैंडिडेट था समाजवादी पार्टी का, और उनमें से कुछ बाहुबली भी थे, कुछ दबंग भी थे, कुछ ऐसे लोग थे जिनका अपना वोट बेस है, 10, 15, 20 हजार का उनका अपना कद है, और वो जहां रहते हैं वोट वहीं पड़ता है, भले वो हारे या जीते। तो भले वो सीट अपनी नहीं बचा पाए, हार गए, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा डेंट किया। और ये जब आने वाले दिनों में हम समीक्षा करेंगे एक एक सीट की, तब देखें किस सीट पर क्या समीकरण रहे, कहां क्या रहा। बट मुझे लगता है कि सीट वाइज ध्रुवीकरण भी हुआ है, उसका इंपैक्ट शायद कोई भी समझ नहीं पाया, पढ़ नहीं पाया। बट ओवरऑल में मुझे लगता है पार्टियों का ओवर कॉन्फिडेंट होना, कैंडिडेट का ओवर कॉन्फिडेंट होना, और जो मशीनरी, जो बातें बोली जा रही थी, जो कैंपेन बहुत अच्छा था। मैं समाजवादी पार्टी के कैंपेन की तारीफ करूंगा कि उन्होंने बहुत बढ़िया पॉजिटिव कैंपेन चलाया। लेकिन जैसा मैं सिखाता हूं राजनीति में, केवल काम के आधार पर तो सरकार को नहीं चुना जाता, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। खाली काम के आधार पर ही सरकार को हटा भी नहीं दिया जाता, और भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं। तो यहां बहुत सारी चीजें बीजेपी की फेवर में गई, बहुत सारी चीजें समाजवादी की फेवर में भी गई, तभी उनकी टैली डबल हो पाई। और मैंने अपनी टीम के भी कई साथियों से कहा था, वैसे तो मैं जनरली रिजल्ट से पहले कोई अपनी ओपिनियन देना पसंद नहीं करता हूं, बट मैंने ऑफ रिकॉर्ड अपनी टीम के कई साथियों को कहा था कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है। हाँ, जो टैली है कि कम से कम 100 सीटें कम हो जाएंगी, क्योंकि 323 या 325 सीटें थी, तो 100 कम करके भी 225 सीट आ रही थी उनकी। और किसी को भी 100 सीटें भी कम कर लेना अचीवमेंट होती है। और समाजवादी पार्टी जिसके पास सिर्फ 47 सीट्स थी, वो 200 ले आएगी, ये थोड़ा सा ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन था उनसे। 175-80 तक मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था, बीजेपी के लिए एक्सपेक्ट कर रहा था 210 से 225 के आसपास, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा परफॉर्म किया बीजेपी ने। तो जो भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनकर आए, और सभी 403 के 403 विधायकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जनता ने जिस भरोसे, जिस उम्मीद के साथ आपको वोट किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस उम्मीद पर खरे उतरेंगे। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए, अगर भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री बनाती है, क्योंकि अभी ये भी एक शगुफा छोड़ दिया गया है कि मुख्यमंत्री तो पार्टी तय करेगी, बट उम्मीद है कि उनको ही मौका दिया जाएगा। जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं, जो उप मुख्यमंत्री, मंत्री बनते हैं, उन सबसे भी ये कहूँगा कि आपको जनता ने जिस भरोसे के साथ दोबारा भेजा है, उस भरोसे को कायम रखिए, विकास पर काम करिए, ध्रुवीकरण को छोड़िए, क्योंकि जनता ने ये चीज़ तो नकार दी। जो कोशिश की गई बीच में हिंदू मुस्लिम करने की, ये अगर इस चुनाव की कुछ टेक ली जा सकती है, कुछ ऐसा लिया जा सकता है जो अचीवमेंट है,
तो देश के लिए एक बड़ी अचीवमेंट ये है कि इस बार राज्य स्तर पर ध्रुवीकरण नहीं हुआ, खासकर से धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण नहीं हुआ। बाकी अभी बहुत जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना कि किसका इम्पैक्ट कितना पड़ा। कई लोग मुझसे फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि ओवैसी का क्या इम्पैक्ट रहा, कांग्रेस का इम्पैक्ट क्या रहा, कांग्रेस को क्या सब सीटों पर लड़ना चाहिए था, गठबंधन होता तो क्या होता। गठबंधन 2019 में भी किया जा चुका था, तो वो भी नतीजे कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। हाँ, अखिलेश यादव जी के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा है अब, क्योंकि लगातार चुनाव हार रहे हैं अखिलेश यादव जी, तो समाजवादी पार्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा। साथ ही साथ बीएसपी का तो मुझे लगता है कि अस्तित्व का संकट आ जाएगा, क्योंकि बहुत कम सीट, शायद 1 या 2 सीट पर वो लीड कर रहे हैं, और वो भी जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, तो कांग्रेस पर तो अलग से समीक्षा करेंगे कि 5 राज्यों में कांग्रेस की परफॉर्मेंस या दुर्गति जो हुई उसके पीछे के कारण क्या हैं और कांग्रेस को इससे क्या सीख लेनी चाहिए, उन पर भी कभी हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे। अभी तो क्योंकि आज ही नतीजा है, तो मुझे लगा कि कम से कम उत्तर प्रदेश पर तो ज़रूर बात करनी चाहिए। मेरा गृह राज्य भी है और सबसे बड़ा प्रदेश भी है देश का। आज के लिए इतना ही। कोई सवाल है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें तो वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जवाब दूँ आपके सवालों के अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आपके उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।